इतिहास के सुनहरे पन्नों में कई महान व्यक्तियों के नाम हीरे मोतियों की तरह जड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन इन्हीं पन्नों में कई नाम ऐसे भी हैं जो धूमकेतु की तरह थोड़ी देर के लिए अपनी चकाचौंध दिखाकर फिर गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी में हमें कई महत्वपूर्ण घटनाओं और महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ने को मिलता है। इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के मार्ग भले ही अलग थे, विचारधाराएं भले ही जुदा थी, परंतु वास्तव में वह सब एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे और वो लक्ष्य था आजादी। अंडमान द्वीपों का उल्लेख हमें रामायण में पढ़ने को मिलता है। सीता जी को बचाने हेतु हनुमान जी ने जब लंका की तरफ उड़ान भरी थी तो उन्होंने इन द्वीपों का उपयोग एक सोपान के रूप में किया था। मलय लोगों ने उन्हें हंडुमान कहा और अब अंडमान यही उसी शब्द का रूप है। रामायण की रोचक कथाएं भारतीय समुद्र तट के व्यापारियों और नाविकों ने दक्षिण पूर्व एशिया के सुदूर किनारे तक पहुंचाई। दक्षिण पूर्व एशिया की जल यात्रा में तमिलनाडु के चोला व्यापारी इन्हीं द्वीपों की पनाह लेते थे। 10,050 साल के तंजोर के शिलालेख में निकवरम मतलब नग्न जनों की भूमि का जिक्र हमें मिलता है। इसी तमिल नाम को पुर्तगालियों ने पुकारा निकोबार। तमिल जनों द्वारा निर्मित एक पुलिया हम आज भी निकोबार में देख सकते हैं। एक टूटी माला की मेहराब की तरह दिखने वाला और 6 और 14 अंश उत्तरी अक्षांश और 92 और 94 अंश पूर्वी देशांतर में स्थित अंडमान द्वीप समूह कई शतकों तक इतिहास के मुख्य धारा से अलग थलग रहा। हालांकि विदेशी पर्यटकों द्वारा किए गए कुछ छुटपुट उल्लेख कभी कभार हमें पढ़ने को मिल जाते हैं। डेनिश, ऑस्ट्रियन, फ्रेंच और पुर्तगाली सत्ताधारकों ने यहाँ अपना उपनिवेश बसाने का भरपूर प्रयास किया। अब बारी थी दुनिया भर में अपनी उपनिवेश सफलतापूर्वक बसाने वाले अंग्रेजों की। अंडमान द्वीपों की राजधानी पोर्ट ब्लेयर इस द्वीप समूह में प्रवेश के लिए एकमात्र बंदरगाह और यहाँ आने वाले हर किसी यात्री का पहला पड़ाव। इस क्षेत्र की सुहानी खूबसूरत जलवायु अनेक शतकों से विविध संस्कृति के लोगों को लुभाती चली आई है और इसी कारण भारतीय इतिहास में अंडमान द्वीपों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है और भारतीय जनता की नीडर क्रांतिकारी भावना का एक प्रमुख स्मारक है यहाँ का सेलुलर जेल। जेल के निर्माण से पहले कैदियों को चैथम, रॉस और वाइपर द्वीपों पर रखा जाता था। 1858 में अंडमान के कैदियों की संख्या कुछ सैकड़ों में गिनी जा सकती थी, परंतु 19वीं सदी के अंत में यही संख्या 12,000 तक पहुंच गई थी। 1890 में 2 सदस्यों की समिति ने कैदियों को एकांत कारावास की सजा देने के लिए केरल की कन्नौर जेल की तरह पोर्ट ब्लेयर में एक नए जेल के निर्माण की योजना का सुझाव दिया। एबरडीन बाजार के नजदीक स्थित एटलांटा पॉइंट को इस निर्माण के लिए चुना गया। 1893 में इस जेल की इमारत का निर्माण शुरू हुआ और सैकड़ों कैदियों ने लगभग 10 साल तक दिन रात मेहनत कर ईंट और सीमेंट से बनी इस विशाल इमारत को पूरा किया। डंडस पॉइंट और नेवी बे भट्टी में टूटे हुए मूंगों के टुकड़ों से बनवाई गई लगभग 3 करोड़ ईंटों का उपयोग इस जेल भवन के निर्माण में किया गया। इन ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट की जगह गुड़ और सुर्की नामक चूने का इस्तेमाल किया गया। इसकी स्थापत्य रचना और भीमाकाय आकार इस भवन का एक अत्यंत आश्चर्यजनक पहलू रहा है। मध्यवर्ती मीनार से स्पर्शिकाओं जैसी फैलती हुई 7 भुजाओं वाला यह भवन ऑक्टोपस की तरह पहाड़ी की सभी दिशाओं में विस्तृत होता गया। हर भुजाएं 3 मंजिला थीं, जिसमें लंबे गलियारों के साथ एक कतार में कोठरियां बनाई गई थीं। इस जेल में एकांत कारावास के लिए 693 सेल्स मतलब कोठरियां थीं और इसीलिए इस जेल को सेलुलर जेल कहा गया। हर कोठरी का आकार 13.5 फुट गुणा 7.5 फुट था और उसमें 1.5 फुट चौड़ी खटिया रखी थी। इससे हमें आसानी से पता चल जाता है बंदियों के लिए कम से कम सुविधाएं उपलब्ध करने की भरपूर कोशिश की गई थी। कोठरी में खाना खाने के लिए एक लोहे के बर्तन के अलावा और कुछ भी सामान नहीं था, जिससे इस बर्तन में अक्सर जंग लग जाती थी, जिससे विषाक्त भोजन का खतरा बना रहे।
पूरे दिन के लिए 1 लोटा भर पानी दिया जाता था। इस काल कोठरी की पिछली तरफ हवा के लिए 3 फुट गुणा 1 फुट की एक ही छोटी सी खिड़की बनाई गई थी। जेल के एक भुजा का पिछला हिस्सा दूसरे भुजा के अगले हिस्से की ही तरफ आता था। ज्यादा सावधानी बरतने के लिए दोनों भुजाओं के बीच एक दीवार भी बनी थी। इस वजह से जेल में कौन आया और कौन गया, इस बारे में बंदियों को बिल्कुल ही पता नहीं चल पाता था। हर मंजिल का पहला कमरा आकार में बड़ा बनाया गया था। यह कमरा गार्ड रूम का कार्य करता था, जबकि एक और संतरी मध्यवर्ती वॉच टावर पर तैनात रहता था। गिरफ्तार किए गए जिन भारतीय क्रांतिकारियों को सेल्यूलर जेल भेजा जाता था, वे क्रांतिकारी अंग्रेजों के क्रूर अत्याचारों को सहने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते थे। कुख्यात जेलर डेविड बेरी के अनुसार सेल्यूलर जेल की 6 महीनों का अनिवार्य एकांत कारावास खूंखार शेरों को भी मामूली सी पालतू बिल्लियों जैसा व्यवहार करने के लिए बाध्य कर देता था। इस जेल में घोर यातनाएं सहने के बाद छोटे अपराध के लिए पकड़े गए अपराधी 18 महीने के लिए अन्य जेलों में भेज दिए जाते थे, जहां अधिकारियों की निगरानी में उनसे कम कठिन कार्य करवाए जाते थे। परंतु समर्पित राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को सेल्यूलर जेल में ही रखा जाता था। इस जेल का सबसे महत्वपूर्ण चरण रहा 1909 से 1921 तक, और दूसरा महत्वपूर्ण चरण था 1932 से 1938 के बीच का। अलीपुर षड्यंत्र मामला, नासिक षड्यंत्र मामला, प्रथम लाहौर षड्यंत्र, चिटगांव आर्मरी रेड मामला, आंध्र प्रांतीय साजिश मामला, बनारस षड्यंत्र मामला, गोदावरी का रंपा विद्रोह और मालाबार का मोपला विद्रोह आदि जैसे अंग्रेजी सरकार विरोधी विभिन्न मामलों में अहम भूमिका निभाने वाले भारत भर के क्रांतिकारियों को यहाँ निर्वासित कर दिया गया था। हर स्वतंत्रता सेनानी के गले में धातु की एक पट्टी पहनाई जाती थी। उस पर उस बंदी से संबंधित विस्तृत जानकारी जैसे आदेश संख्या, अधिनियम नंबर लिखा हुआ करता था। यहाँ बंदियों को उनके अपराध के अनुसार चेन, हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़ कर रखा जाता था। क्रॉस फेटर कठोर बंदियों के लिए आरक्षित किया गया था। हर भुजा में कठोर श्रम की कर्मशालाएं हुआ करती थी। नारियल का छिलका निकालना, उसे पीट पीट कर उसका रेशा बनाना और हाथ की मशीन की मदद से उनसे रस्सियां और बोरियां बनाना, यह कैदियों के मुख्य कार्य थे। हर बंदियों को हर रोज 6 किलो रस्सी बनाना ही पड़ता था, या फिर शाम तक कोल्हू चलाकर 30 पाउंड नारियल तेल निकालना पड़ता था। 30 पाउंड बैग भी नहीं कर सकते हैं। जो भी इस असंभव कार्य को नहीं कर पाते थे, उन्हें यातनाएं दी जाती थी और लगा दिया जाता था। ये वही जगह है जहां वे कोड़े लगवाते थे, और यही वो वास्तविक कर्मशाला है जहां राजनीतिक बंदियों से कठोर परिश्रम करवाया जाता था। इस छोटी सी इमारत की सादगी पर मत जाइए, इसका प्रयोजन बड़ा ही क्रूर रहा है। यहाँ फांसी तख्ता हुआ करता। अपने जीवन के आखिरी कदम चलते हुए बंदी अक्सर यहाँ अपना अंतिम संस्कार खुद ही कर लेते थे। इन हरे दरवाजों के पीछे उन्हें फांसी दी जाती थी। आमतौर पर 103 बंदी यहाँ पर सूली पर चढ़ाए जाते थे। जैसे ही मध्यवर्ती निगरानी टावर से सायरन बज उठता था, वैसे ही बंदरगाह के पास चलने वाली नौकाओं को पता चल जाता था कि आज फिर 3 बंदी सेल्यूलर जेल की भेंट चढ़ गए। भारत की मुख्य भूमि से मीलों दूर समुंदर के काले पानी में बसा यह जेल अपनी सख्त सजा और कठोर जीवन परिस्थितियों की वजह से सजाए काला पानी के नाम से कुख्यात था। यह है नॉर्थ बे और यह है रॉस द्वीप। सेल्यूलर जेल से दिखने वाला यह सुंदर दृश्य हमें आज यकीन दिलाता है कि अतीत और वर्तमान एक ही सिक्के या नोट जैसा आप ठीक समझे के 2 पहलू हैं। इंद्रभूषण राय, बामान सिंह, राम रखा, होतीलाल वर्मा, बाबूराम हरि, पंडित परमानंद, उल्लासकार दत्त, पवींद्र कुमार घोष, त्रिलोक्यनाथ चक्रवर्ती, सुशील दास गुप्ता, विश्वनाथ माथुर। सेल्यूलर जेल में कैद किए गए सभी क्रांतिकारियों के नाम जेल के मध्यवर्ती टावर में सफेद संगमरमर की शिला पर खुदे हैं। सेल्यूलर जेल के सबसे प्रख्यात राजनीतिक बंदी रहे हैं अभिनव भारत सोसाइटी के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर। 1921 के दरमियान यहाँ पर वे बंदी बनाए गए थे। 2 दरवाजों वाली एक कोठरी में रखा गया था। इस कोठरी के सामने ही फांसी का तख्ता था।
विडंबना देखिए, उनके छोटे भाई गणेश दामोदर सावरकर भी इसी जेल में बंदी थे, परंतु सावरकर जी को इसके बारे में पूरे 2 साल तक कोई खबर नहीं थी। इसी काल कोठरी की दीवारों पर सावरकर जी ने अपनी कमला काव्य नामक कविता की पहली पंक्तियों को खोदा था। आगे जाकर 300 पन्नों का महाकाव्य बना। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट और जेल के सामने स्थित शहीद उद्यान, यह दोनों स्थान सावरकर जी के नाम से जगमगा रहे हैं। जेल की भयानक परिस्थितियों की वजह से बंदियों ने 1937 में सामूहिक भूख हड़तालें की। लाहौर षड्यंत्र के बंदी महावीर सिंह और भगत सिंह के साथ ही अंग्रेजों द्वारा बलपूर्वक खाना खिलाने के प्रयास में शहीद होने वाले पहले बंदी थे। उनके बाद बारी थी मोहन किशोर नामदास और मोहित मैत्रा की। इन शहीदों की प्रतिमाएं आज सेल्यूलर जेल के सामने मानव से खुली चुनौती देते हुए शान से खड़े हैं। महात्मा गांधी और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के हस्तक्षेप से आखिरी भूख हड़ताल समाप्त हुई। ब्रिटिश सरकार के अत्यधिक घोर यातनाओं से पूरा राष्ट्र जागृत हो गया। जनवरी 1938 में सेल्यूलर जेल के सभी कैदियों को भारत की मुख्य भूमि पर भेज दिया गया, परंतु अब भी अंडमान द्वीपों का इतिहास समाप्त नहीं हुआ था। एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना में इन्हें एक अहम भूमिका निभानी थी। 1939 में शुरू हुए दूसरे विश्व युद्ध की वजह से अंडमान द्वीपों के इतिहास में और एक काला पन्ना जुड़ गया। ब्रिटेन इस विश्व युद्ध में अपनी पूरी ताकत के साथ शामिल हुआ था। अंग्रेज सरकार की दुरस्त कॉलोनियों पर उसकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी। जापानियों ने सिंगापुर पर कब्जा जमा लिया था और जनवरी 1942 में रंगून भी उनकी गिरफ्त में आ चुका था। 23 मार्च 1942 में जापानी सेना पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह में उतरी और उसने बंदूक की एक भी गोली चलाए बिना उस पर कब्जा कर लिया। 7 अक्टूबर 1945 तक 3 वर्ष जापानियों का यहाँ भयंकर कब्जा कायम रहा। भारतीय स्वतंत्रता लीग और आईएनए के सदस्य रहे बेकसूर और सुशिक्षित द्वीप निवासियों पर जासूसी का इल्जाम लगाकर उन्हें भयानक यंत्रणाएं दी गईं और सेल्यूलर जेल की वही खौफनाक दरवाजे फिर एक बार भारतीय बंदियों के लिए खुल गए। जापानी शासनकाल के दौरान पोर्ट ब्लेयर में एक महत्वपूर्ण आगंतुक आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मेजबानी हुई। उन्होंने सेल्यूलर जेल का दौरा किया और एडमिरल इशिकावा ने उनका स्वागत किया। 30 दिसंबर 1943 में नेताजी ने पहली बार पोर्ट ब्लेयर में भारतीय तिरंगा लहराया। प्रांतीय सरकार के अध्यक्ष के रूप में उन्हें ब्रिटिश हाई कमिश्नर के घर में ठहराया गया। पोर्ट ब्लेयर में नेताजी स्टेडियम के पास पहला तिरंगा फहराने की इस घटना के स्मृति स्वरूप एक स्मारक का निर्माण किया गया। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीपों को क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम भी दिया। परंतु नेताजी को भारतीय नागरिकों पर जापानियों द्वारा ढाए जा रहे यातनाओं की जानकारी से जानबूझकर दूर रखा गया। इसी दौरान श्रीलंका में स्थित अंग्रेज सेना ने लगातार छापे मार कर जापानियों पर दबाव बनाए रखा था। गांव वाले और आदिवासियों के मुखिया अक्सर अंग्रेजी पनडुब्बियों को जापानी ठिकानों के बारे में जानकारी मुहैया करा ही देती थी। मित्र सेनाओं के अचूक बमबारी से कई जापानी जहाज डूब गए। इसके परिणाम स्वरूप द्वीपों में कई अंधाधुंध गिरफ्तारियां हुई। जापानी शासन के आतंक का विवरण उपलब्ध नहीं है। सौदागर सिंह के अनुसार 3 बड़ी नावों में 700 मासूम लोगों को भर कर ले जाया गया और रात के घने अंधेरों में हैवलॉक द्वीप के पास उन्हें किसी अज्ञात जगह पर समुंदर में फेंक दिया गया और डगनाबाद में 7 लोगों को गोली मार दी गई। वंदूर जाने वाले रास्ते से थोड़ी ही दूर हमें दिखाई देता है हम्फ्रीगंज की छोटी पहाड़ी पर यह एकांत उद्यान। 30 जनवरी 1944 के दिन जासूसी के झूठे इल्जाम के तहत सेल्यूलर जेल में कैद 44 मासूमों को यहाँ लाया गया और उनकी हत्या कर दी गई। जिस स्थान पर इन्हें दफनाया गया वहाँ आज एक स्मारक स्थित है।
जापानियों द्वारा पर्ल हार्बर पर की गई बमबारी का जवाब उन्हें मिला अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर डाले गए परमाणु बम के रूप में। जापान ने हार मानकर आत्मसमर्पण कर दिया। 7 अक्टूबर 1945 के दिन जापानी सेना ने इन द्वीपों का नियंत्रण औपचारिक ढंग से अंग्रेजों को सौंपते ही अंग्रेज सरकार ने फौरन इस कैदी बस्ती को बंद घोषित किया। आज सेल्यूलर जेल अपने पुराने भीषण रूप की केवल एक छाया बनकर रह गया है। नैसर्गिक विपदाओं और युद्ध की वजह से इसके 4 ब्लॉक ध्वस्त हो गए। जेल के प्रशासनिक विभाग में राजनीतिक बंदियों के चित्र और कुछ पुरालेख संबंधी सामग्री प्रदर्शित की गई है। अंडमान के पूर्व